Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? कैसी रही छुट्टियां? बोलो भाई। अच्छी थी सर। अच्छी थी। क्या किया परमिंदर? सर जी सोते। सोते रह गए? बाकी लोगों ने क्या किया सोने के अलावा? अनीशा? यस सर। क्या किया तुमने? सर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और रेस्ट किए। रेस्ट किया। बाहर नहीं गया कोई कहीं? कहीं घूमने उमने ऐसे? अच्छा हुआ, नहीं जाना चाहिए, गए भी तो। खैर, बताओ भाई, कोई डाउट्स वगैरह है तो बताओ। किसी को कोई डाउट्स हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप तो बताइए। बोलो। एनीवन? कोई डाउट नहीं किसी को? आई थिंक somebody has some doubt. Okay, so Aryan has Aryan, क्या 13 formula is valid for uni electronic species? Yes, right. Element apart from hydrogen become uni electronic by taking non-stable configuration. See, आर्यन का डाउट है कि सर इफ वी हैव दिस फॉर्मूला -13.6 into z square upon n square, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो सर क्या होता है कि यही रीजन है क्या कि सारे बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं? ये डाउट है तुम्हारा? नहीं सर, वो मेरे को पूछ ये सर, ये भी है और वो भी है कि सर मेटलॉइड्स में क्या फर्क पड़ेगा सर, क्योंकि वो तो मेटल्स की तरह भी बिहेव करेंगे और नॉन मेटल्स की तरह भी। लाइक अगर वो कार्बन जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है तो वो यूनि इलेक्ट्रॉनिक फिर कभी बन ही नहीं सकता। You didn't get the point actually. The thing is, Bohr model is applicable to only uni-electronic species. That doesn't mean that the species where Bohr model is not applicable will not exist. Bohr model is a mathematical calculation used for simplification of hydrogen atom or hydrogen-like species. But that doesn't mean that other species which are not hydrogen-like and which do not follow Bohr model will not exist or will not be stable. Because Bohr एक साइंटिस्ट है, बोर तुम्हारे मेरे जैसा आदमी है जिसने एक लॉ दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ जो अप्लाई नहीं होता है जिस एलिमेंट्स पे वो एलिमेंट स्टेबल नहीं होंगे। ये बहुत गलत कॉन्सेप्शन है, क्योंकि देखो, लॉ पे कंपाउंड डिपेंड करेगा या कंपाउंड के अकॉर्डिंग लॉ होगा? बताओ। the reality is, even if we know that science में कि हाँ ये चीज सही होगा, ये चीज ऐसा ही होगा, that is not the fact, because sometimes science also means there are so many ambiguity in science also. जैसे कि मान लो कि जैसे एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है, जैसे पहले कहा, न्यूटन ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे एक्शन रिएक्शन ये वो जो भी कॉन्सेप्ट दिए न्यूटन्स लॉ, वो जाके फोटॉन्स पे फेल हो जाता है न्यूटन्स लॉ। तो फिर वहां से वेव मैकेनिकल मॉडल आया, वेव मैकेनिक्स बोलते हैं जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जो कहते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वहां पे न्यूटन्स लॉ भी फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि देखो, पॉइंट ये है कि तुम लोग एक लॉ को पकड़ के कभी मत बैठना है, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखेंगे कि लॉ चेंज होते जा रहे हैं। जैसे पहला अपना लॉ था कौन सा था इससे पहले एटम का, कौन सा मॉडल था? रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड्स मॉडल भी फेल हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं है वो एटम एग्जिस्ट नहीं करेंगे या वो स्टेबल नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, एटम एग्जिस्ट भी करते हैं और स्टेबल भी होते हैं।
लेकिन अगर आपको बोर मॉडल अप्लाई करके कुछ कैलकुलेट करना है तो वो एटम सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ये है इसका मतलब। ठीक है, so Bohr model will be applicable only to uni electronic species, but species apart from uni electronic species may also exist. ठीक है, इनफैक्ट दे डू। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो बहुत कम है, वो तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब हाइड्रोजन है, बाकी कुछ आयंस होते हैं बस। क्लियर है? चलो और बताओ, डाउट पूछते जाओ, जितने भी अभी डाउट्स आए अभी पिछले 10 दिन में जो भी क्वेश्चन किया आप लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सर वो सिर्फ मेटल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ मेटल पे ही क्यों अप्लाई होता है, ऐसा? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ मेटल्स पे ही वैलिड है। नहीं, ऐसा नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई ऐसे एलिमेंट से लेना देना नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा, जिसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो, तो वहां उसकी स्टडी करना थोड़ा मतलब इरेलेवेंट हो जाता है ना, कि जिसमें कितनी भी एनर्जी दे तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, मान लिया कि वो चलो इनसेंसिटिव टू फोटॉन्स है वो, इस तरह से हम assumption लेके चलते हैं। बट दैट डजंट मीन कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू मेटल्स, इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। ठीक है, जब जाप के कुछ क्वेश्चंस हैं सीपीपी से, चलो सीपीपी भी देख लेते हैं। डाउट्स क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है गाइस, डाउट जब तक आप क्लैरिफाई नहीं करोगे आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। मैंने सीपीपी आप लोगों को कब भेजी थी? तो जिसके भी कोई भी डाउट्स हैं पूछ लो अभी, आप मतलब कल भी पूछ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा। सीपीपी कब भेजी थी मैंने, कुछ आइडिया है क्या? सीपीपी मेरे पास दिख नहीं रही है क्योंकि, एक सेकंड रुको। कौन सा क्वेश्चन है? 65th एंड 65th क्वेश्चन, दो लोगों का डाउट है, मान्यता एंड जब जाप। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई 65th क्वेश्चन। सर एक वैसे डाउट, बोलो। सर जैसे आपने बोला कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे ही है, लेकिन यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वैसे तो नॉर्मली तो बहुत कम ही होगी, क्योंकि हाँ हाँ, ज्यादातर जिन जैसे सीजियम वगैरह हो गया उनकी तो जैसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पॉसिबल ही इतने नहीं है। इलेक्ट्रॉन होना वो कैसे? नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं उनको बनाना यूनी इलेक्ट्रॉनिक। इनफैक्ट लिथियम को भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। वो तो हम लोग समझो, एक होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन। तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन में हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो लिथियम 3+ या 2+ बन गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली उसको फॉर्म करना बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट? तो हम मान के चलते कि हमारे पास लिथियम 2+ है, जस्ट टू यूज अ डिफरेंट न्यूमेरिकल और अ डिफरेंट न्यूमेरिकल अप्रोच। ठीक है, जेड की वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग ले लेते हैं, ताकि थोड़ा वेरिएशन आए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। सिर्फ हाइड्रोजन पे ही करते रह जाएंगे तो मे बी अपने को उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, तो हम लोग जेड को भी चेंज करते हैं, एन को भी चेंज करते हैं, ताकि, तो इसलिए हम लोग एक आइडियल नहीं, हाइपोथेटिकल यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी बनाते हैं। सर जैसे हाँ। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे आपने बोला अगर लिथियम को अगर हम यूनी इलेक्ट्रॉनिक बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन जब बिल्कुल। हम उसकी एनर्जी को खत्म कर देंगे तो वापस इलेक्ट्रॉन उसके शेल्स में आने की कोशिश करेंगे। बाद में जो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वापस अपने उधर शेल्स ऑर्बिट्स में जाएंगे। तो फिर सर जो मतलब जो टाइम पीरियड होगा जितने टाइम तक वो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उधर, वो तो बहुत कम रहेगा। अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो कि सर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमने एनर्जी दी और फिर उसकी सप्लाई को बंद कर दिया, तो सर वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, यही कह रहे हो ना तुम? देखो एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी जब हम आयनाइज करते हैं ना किसी एटम को, पढ़ेंगे आगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर यही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन किसी भी एटम को जब हम आयनाइज करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को ले गए, और ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी पे ले जाके छोड़ देते हैं हम लोग, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहीं और कंज्यूम कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अवेलेबल एनीमोर। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से अब लिथियम के पास मजबूरी है कि वो लिथियम 2+ के फॉर्म में ही रहेगा। समझ रहे हो? सर अगर हम्म, सर अगर वो 2+ के फॉर्म में ही रहेगा तो वो अनस्टेबल नहीं रह जाएगा थोड़ा बिल्कुल सा? अनस्टेबल रहेगा, बिल्कुल रहेगा अनस्टेबल। इसलिए तो कहा मैंने कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है करने के लिए। तो अगर ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो तो फैक्ट है। अनस्टेबल तो वो रहेगा। लेकिन बहुत बार क्या, वैसे लिथियम 2+ होता भी नहीं है, लिथियम +1 हो जाता है, +2 नहीं होता।
तो होता क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि ऐसे कैटायंस जो होते हैं वो सराउंडेड बाय सम अनायंस, सो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे लिथियम प्लस के अराउंड कोई क्लोरीन माइनस आ जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट लेट्स फोकस ऑन द फैक्ट दैट वी हैव अ लिथियम 2 प्लस which is totally hypothetical ion for our sake of understanding। क्यों hypothetical है? क्योंकि प्रैक्टिकली कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होता जिसमें लिथियम 2 प्लस हो। अगर आप बना भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं फॉर्म कर सकते लिथियम 2 प्लस, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं हम लोग, हायर एनर्जी का होगा बस वो। क्लियर है? चलो लेकिन सर अगर कोई हम उसके साथ में कंपाउंड ले आएंगे तो फिर वो उस कंपाउंड की जो फिर वो बॉन्ड बना लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। हाँ, लिथियम प्लस होता है ऐसा, लिथियम 2 प्लस नहीं होता है। ठीक है, यही मैं समझा रहा हूँ कि लिथियम 2 प्लस जो होता है वो कोई आयन होता ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा कोई आयन, मतलब प्रैक्टिकल यूज में नहीं आता है कहीं, मतलब रियल में कोई ऐसा कंपाउंड नहीं जहाँ पे लिथियम 2 प्लस के फॉर्म में रहता हो आयन में। हाँ, कैलकुलेशन के लिए हम लोग बोर मॉडल में अजम्पशन लेते हैं ऐसा कि है। ठीक है, चलो कुछ डाउट्स हैं उसको पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ आएंगे। डाउट से सबसे पहला डाउट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन line of Lyman series of atomic spectrum hydrogen space satisfy the following condition। ठीक है, दिया गया है कि लाइमन सीरीज की एक फ्रीक्वेंसी है। लाइमन सीरीज है तो सबसे पहला जो चीज लिखी जाती है तो उसमें जो पता हो वो हम लोग कर लेते हैं कि सर हमें पता है कि जो डेस्टिनेशन होगा वो हमेशा 1 होगा, मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आके 1 में ही आएगा। ठीक है, तो चलो हमने ये अज्यूम कर लिया। अब आगे का क्या है? आगे ये है कि दिया गया है कि कुछ कंडीशंस है जो वो सेटिस्फाई करते हैं, और हाइड्रोजन का है ये स्पेक्ट्रम। पहली कंडीशन है कि इट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर लाइमन लाइन एंड अ बामर लाइन। ठीक है भाई, तो ये जो चलो मान लेते हैं कि कहीं भी n इज इक्वल टू किसी भी nth ऑर्बिट से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट से nth ऑर्बिट से यहाँ से यहाँ तक रेडिएशन फॉल हुई, तो इससे जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है इलेक्ट्रॉन के फॉल होने से वो न्यू है। और ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी है कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। जैसे पहली कंडीशन है कि इट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनदर लाइन ऑफ लाइमन एंड अ बामर लाइन। ठीक है, तो लाइमन लाइन और बामर लाइन के सम के बराबर है। तो देखो n इज इक्वल टू 1 पे आएगा तो लाइमन, और n इज इक्वल टू 2 पे आएगा तो बामर सीरीज। अब मान लो कि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन तो यही रहेगा, n से ही स्टार्ट होगा फिर भी, तो ये इसका और इसके सम के बराबर हो सकता है, हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? क्योंकि हमें एक लाइमन भी रखना है, तो ये लाइमन सीरीज का एक लाइन हो गई और ये बामर सीरीज की एक लाइन हो गई। और कोई पॉसिबिलिटी है तो तुम मुझे बताओ कि सर नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। वो NH से ही क्यों चलेगा? NH से ही क्यों चलेगा? चलो ठीक है, n से ज्यादा से चलाएं या कम से चलाएं? नो सर, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि वो उसी मतलब जो आपने पहले नहीं, assume किया हो कि सकता जब तुम्हारा डाउट बिल्कुल जेन्युइन है और ऐसा सही बोल रहे हो तुम कि सर NH से ही क्यों चलेगा, किसी और से भी चल जाएगा। तो किसी और से चलाओगे तो फिर दूसरे को भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ये तो फिक्स रहेंगे, लाइमन और बामर के लिए डेस्टिनेशन तो फिक्स है कि सेकंड ऑर्बिट में ही आएगा। तो तुम n से हायर से लाना चाहते हो या लोअर से लाना चाहते हो? तो सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ जैसे उन्होंने उधर लिखा है कि इट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर लाइमन लाइन एंड अदर बार्मर ठीक लाइन। है, तो सर हाँ वो कोई भी वो लाइमन लाइन और बार्मर लाइन हो सकते हैं, बिल्कुल जरूरी हो तो ना सकता है, कि कोई भी हो N2 सकता से है। N1 ही। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखना कि ओवरऑल एनर्जी उसकी ज्यादा नहीं हो सकती ना। तो कोई भी लाइमन और बामर ऐसा नहीं हो सकता जिसका न्यू 1 प्लस न्यू 2 का सम न्यू से ज्यादा हो जाए, वो वाला इसमें नहीं आएगा ना फिर। द बामर एंड लाइमन लाइन, जो अनदर बामर और लाइमन लाइन है, दैट सम ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू न्यू 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 मस्ट बी इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। बोलो, समझ रहे हो? तो बात तुम्हारी सही है कि सर कोई भी लाइमन हो सकता है, कोई भी बामर हो सकता है, लेकिन देयर इज वन रेस्ट्रिक्शन दैट द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज शुड नॉट बी ग्रेटर देन न्यू। तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए एक पॉसिबिलिटी ये निकाली है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि n से हायर पे अगर तुम जाओगे
तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि सर n से हायर से जब हम n2 पे आएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी इससे, और फिर आप 2 से n1 पे आओगे तो ओवरऑल सम ज्यादा हो जाएगा। जैसे ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैंने n+1 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ तक, इसका सम और इसका सम इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा इस वाले से? यस सर। तो इसलिए हम वो वाला कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर है बाकी लोगों को भी ये? कम वाला केस और कम वाला करके देखते हैं तो हाँ, कम वाला कर सकते हैं, कम वाला कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं कम वाला। कम वाला कैसे पॉसिबल है, अगर कोई आपके मन में डाउट आ रहा है तो उसको हम देखते हैं कैसे पॉसिबल है। मे बी वो भी ना हो। चलो मान लेते हैं कि n-1 से मैंने स्टार्ट किया, तो n-1 से यहाँ आएगा, तो ये हो गया बामर। अब आप बोलोगे सर इसमें 2 से मत ले आके 3 से लेके आओ आप। ऐसे ये वाला लाइन मान लो, लेकिन कोई भी ऐसे दो ऑर्बिट्स नहीं होते हैं किसी एक सेम ही एटम के अंदर जिनका कि बीच का सम बराबर हो। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि ये 3 से आ रहा है, तो 3 से 1 का सम, 3 से 1 का सम और n से 2 का सम या n-1 से 2 का सम वो बराबर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो आप डिफरेंस को? क्योंकि जो गैप ऑफ एनर्जी होता है वो ऊपर जाने पे डिक्रीज होते जाता है। नहीं समझ में आ रही बात? सर वो समझ आ गया कि गैप ऑफ जो एनर्जी होगा वो ऊपर जाने पे decrease। तो कभी भी इनका सम जो करोगे दो, जैसे मान लो यहाँ से कोई 2 ऑर्बिट उठाया तुमने और वहां से कोई 2 ऑर्बिट उठाए, तो उनका सम इक्वल नहीं आएगा। समझ रहे हो? ऊपर वाला कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। उतना गैप ऊपर कभी अचीव भी नहीं होता है। देखो आप जाके, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? -13.6। सेकंड की कितनी होती है? 5 4 3 पॉइंट समथिंग होती है, सॉरी मतलब 4 हो गया ना, हाँ 3 पॉइंट समथिंग होती है। अब 3 पॉइंट समथिंग माइनस 10 करोगे, 13 करोगे तो 10.2 के आता है गैप पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी का। और दूसरे तीसरे के बीच में कितना आता है बताओ? तो अगर जब ये करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा सर ऊपर कितना भी ले लो उनका सम नीचे वाले से कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हम आ गए इस कंक्लूजन पे कि ये भी NH से ही आएगा। तो ये हो गया लाइमन। तो पहली कंडीशन को मैंने डिपिक्ट कर दिया है, अगर फिर भी डाउट है तो पूछ लो, मैं बताने के लिए रेडी हूं। फिर मैं दूसरी कंडीशन को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। दूसरी कंडीशन है, इट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सर्टेन लाइन, अ बामर लाइन and a Paschen line. It is the sum of frequencies of a certain line, a Balmer line and a Paschen line. अच्छा मतलब 3 फ्रीक्वेंसीज का सम हो गया। अब देखो बी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, ऑप्शन पे आ जाता है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करे जा रहे हैं। थर्ड जो है, इट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइमन एंड पास्टन लाइन बट नॉट अ ब्रैकेट लाइन। ओके, ध्यान दो, इन्होंने दो बाउंड्री कंडीशन फिक्स कर दी है कि लाइमन तो है ही पिक्चर में, ब्रैकेट नहीं है कहीं पिक्चर में। ब्रैकेट कहां से स्टार्ट होता है? बोलो, ब्रैकेट के लिए डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए? 4। तो मतलब डेस्टिनेशन 4 तो नहीं हो सकता इस सिनारियो में, मतलब 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ये n, ये लेस देन 4 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 4 से 5 पे गए तो 5 से 4 पे आने में एक तो पास ब्रैकेट सीरीज आ ही जाएगा। अगर एक ब्रैकेट सीरीज का सम हो जाता है, मतलब ब्रैकेट सीरीज तो ऊपर लिखा है कि ब्रैकेट हो ही नहीं सकता। थर्ड पॉइंट पढ़ो आप कि इट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइमन एंड ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये हो ही, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि ब्रैकेट सीरीज नहीं हो सकता। तो मतलब n जो है वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 4 से 1 के बीच में ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप देख लो। तो ठीक है भाई, इट इज सम ऑफ लाइमन एंड पास्टन। पास्टन के लिए क्या चाहिए? 4 से थर्ड आना चाहिए। पास्टन के लिए डेस्टिनेशन क्या होता है? थर्ड। Yes, sir.
सबसे छोटी पास्टन लाइन इसमें सबसे जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी होगी पास्टन लाइन में, नॉट स्मॉल, सबसे लार्ज जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 4 से 3 के बीच में। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर क्लियर है जब आप? सर लेकिन पूरा मतलब पूरा क्लियर नहीं है, थोड़ा आइडिया लग गया ये। आइडिया यही है कुल मिला के कि तुम लिमिट बाउंड्री कंडीशंस देख लो कि मिनिमम क्या होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, फिर तुम ऑप्शंस को कंपेयर कर लो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया है लाइमन सीरीज से, तो मतलब n इज इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा पिक्चर में। और उन्होंने कहा कि ब्रैकेट हो ही नहीं सकता, ब्रैकेट हो नहीं सकता इसका मतलब 4 से ज्यादा ऑर्बिट हो ही नहीं सकते, तो मतलब 4 से स्टार्ट होगा 1 के बीच में। अब 4 से 1 के बीच में 3 से 1 भी हो सकता है, 2 से 1 भी हो सकता है, तो फिर उसके लिए हम वो ऊपर की जो 3 कंडीशंस हैं उनको देखेंगे कि इनमें से कौन से ऑप्शंस में वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या है भाई? आज मैं डाउट ही क्लियर कर देता हूँ पहले, ताकि फ्यूचर में फिर आपको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 अनीशा, आप लोगों को 100 क्वेश्चन डाउट है, 100 के 100 क्वेश्चन ग्रुप में आज डाल देना, शर्माना नहीं है, ठीक है? नहीं डालोगे तो फिर फंसे रह जाओगे। अनीशा ये पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है? ये वेव मैकेनिकल मॉडल का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तुम देखो तो कोशिश कर सकते हो अगर 10th में पढ़ा हो तो। विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल विल अलाउ हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब फोटोन बट नॉट एमिट? बताओ। फर्स्ट एड जो होगी। बिल्कुल, सिर्फ फर्स्ट ही एक ऐसा ऑर्बिट है अनिशा जहां पे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर सकता है बट वहां से रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट से आप ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं आ सकते, तो मतलब वहां पे एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो लेकिन रिलीज नहीं कर सकते, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा इसका 1s। ठीक है, एस और पी ये नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे आगे हम लोग, है ना? एक क्लास के बाद फिर वही वेव मैकेनिकल मॉडल ही शुरू होने वाला है। एनीवे, नेक्स्ट जब आपके डाउट है 63 क्या है? lambda for H alpha line of Balmer series, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ Balmer series is this much। 10 for सेकेंड के लिए क्या होगा? इसमें क्या डाउट है जब बीटा और अल्फा क्या है? बीटा अल्फा होता है फर्स्ट और सेकेंड लाइन, जिसे क्या कहा जा रहा है? अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बामर सीरीज की बात हो रही है तो N2 से स्टार्ट होगा। बाकी ठीक है, तो 3 से 2 पे जब आएगा तो उसको हम बोलेंगे अल्फा। ठीक है, ये जो होगा न्यू अल्फा या जो भी एच अल्फा, जैसे भी तुमको बताना है वो बता लो, और इसको हम बोलते हैं बीटा। फिर आएगा गामा, फिर डेल्टा, ऐसे करके चलता रहेगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा पे ही खत्म हो जाता है। द थिंग इज दिया हुआ है तुमको एक, तो दूसरा निकालना है। ठीक है, कर लोगे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा डाउट है? बाकी लोगों को कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब बाकी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो डाउट तो होगा ही होगा। 250-300 क्वेश्चन में तुमको डाउट ही नहीं आया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो, खुद से झूठ बोलना बंद करो, हार्डवर्क करना शुरू करो। 74 नंबर क्या डाउट है? और अगर तुम लोगों ने 10 दिन में सिर्फ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कोई बेनिफिट नहीं है फिर। The approximate quantum number of circular orbit of diameter this much for a hydrogen atom, n निकालना है। ठीक है, वैसे वेव मैकेनिकल मॉडल से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जैसे कि n निकालने के लिए पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक है? डायमीटर दिया हुआ है, ऑर्बिट नंबर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम ऑर्बिट नंबर क्या हो सकता है, उसके लिए निकाल सकते हो। डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस पता होगा तो तुमको n आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन दिया हुआ है तो रेडियस का फॉर्मूला तुमको पता है, वहां से निकाल लोगे। बोलो पक्का? तो वो फॉर्मूला से हो जाएगा, फिर रेडियस। ठीक है, नैनोमीटर में दिया है तो उसको उस हिसाब से देख लेना, यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना।
उसके बाद तुम्हारा डाउट है 79. The energy level of ZA can be given by. क्या है ये? कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? मिसप्रिंट है. एनर्जी लेवल ऑफ फॉर आई थिंक ओके. इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है. मतलब ये ऐसा है क्वेश्चन कि एटॉमिक नंबर आपको जेड दिया हुआ है और एटम जो है उसका नोटेशन ऐसा है ए प्लस जेड -1. मतलब इतना इस पे पॉजिटिव चार्ज है. मतलब कुल मिला के एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बना दिया गया जिसका कि एटॉमिक नंबर जेड है. समझ में आ रहा है? फॉर के बाद जेड दिया हुआ है. जेड है एटॉमिक नंबर और एटम का जो नोटेशन है वो ऐसे दिया गया कि ए उसके ऊपर पावर है प्लस जेड -1. नाउ प्लस जेड -1 का मतलब ये है कि अगर उसका एटॉमिक नंबर जेड है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें जेड है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी जेड के बराबर है. नाउ इफ यू रिमूव Z -1 number of electrons, this will be the final formula of the atom. Yes or no? मान लो कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और इसको यूनि इलेक्ट्रॉनिक की स्पीसीज बनानी है तो क्या करोगे आप? हाँ, तो बोलोगे सर इसमें से Z -1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि टोटल Z इलेक्ट्रॉन्स है. तो उस पर चार्ज कितना आएगा? तो सर जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आता है. तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ, तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है. बोलो. जब जब सर ये समझ आ गया. उसके बाद तो एनर्जी को, मतलब यूनि इलेक्ट्रॉन. अब इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी हो जाएगा -13.6 Z² अपॉन, अब कोई एटम ऑर्बिट कुछ दिया हुआ है क्या? n, चलो सेम ही मान लेते दोनों के लिए. और हाइड्रोजन के लिए होता है -13.6, तो Z² टाइम्स द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ए ऑप्शन. ठीक है, ये है अपने ए का एनर्जी. हाइड्रोजन का एनर्जी तुमको पता है -13.6 अपॉन n². सॉरी यहाँ भी n² होगा. ठीक है, अब n² कैंसिल हो जाएगा. वैसे भी दोनों को कंपेयर करके देख लो. तो इसकी जो एनर्जी है हम लिख सकते हैं EA इज इक्वल टू Z² EH. लिख सकते हैं कि नहीं? आ गया बस. स्क्वायर कैसे कैंसिल किया? हाँ, स्क्वायर को कैसे कैंसिल किया? किसको? n को. n तो दोनों को इक्वेट करना है ना, या दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है. कैंसिल नहीं किया मैंने, दोनों के बीच में रिलेशन निकाला तो n तो दोनों में ही आएगा. EH में जो n, EH की वैल्यू यहां से रखो ना यार. देखो -13.6 अपॉन n² को EH लिख सकते हैं हम लोग. नहीं समझे? मैंने क्या किया, ये जो टर्म है इन दोनों को EH से रिप्लेस कर दिया. कर सकता हूं क्या? बस, तो फिर वो आ गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया खत्म. व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट? स्टेशनरी स्टेट जो कोई भी एक ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं हम लोग. ठीक है, जो फिक्स स्टेट होते हैं. क्वेश्चन है. हाँ, तो उधर एक क्वेश्चन है कि वो इंफिनिटी से स्टेशनरी स्टेट पे जा रहा है, तो सर उसमें स्टेशनरी स्टेट क्या रहेगी? कोई भी ऑर्बिट मान आंसर लो. क्या कोई भी nth ऑर्बिट मान लो तुम. आंसर के अकॉर्डिंगली 1 दिया मैंने. नहीं, स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ 1 नहीं होता है. हर स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है कोई भी ऑर्बिट हो सकता है. ठीक है, क्योंकि आप याद करो बोर मॉडल का पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन अ फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स व्हिच आर आल्सो फिक्स्ड एनर्जी स्टेट व्हिच आर आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट. तो उन्हीं को स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, ऑर्बिट्स को. कोई भी ऑर्बिट हो सकता है वो. ठीक है,
ओके 54th क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है, कि अगर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, फोर्थ ऐसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आ ही जाने चाहिए, जब जब ऐसे मत करो। उसके बाद 79 52 52 क्या है 52 79 मैंने जस्ट बता ही दिया। दिशांत क्लियर हो गया? ठीक है। उसके Yes. क्वेश्चन नंबर 81 एंड 52 52 एंड 81 81 क्या है? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग ध्यान देंगे, सबके पास सीपीपी है, नहीं किया है तो कोई बेनिफिट नहीं है इस लेक्चर को अटेंड करने का। फाइन। सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन टू बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1। लोएस्ट ऑर्बिट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, जो हमें ऑलरेडी पता है कि -13.6 होती है, बट दिया भी है क्वेश्चन में, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है इस डेटा का। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 लोएस्ट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर। मतलब 3 लोएस्ट ऑर्बिट की एनर्जी ऑर्डर पूछा गया, तो पहला ऑर्बिट हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा ऑर्बिट हो गया ये। अब इसकी एनर्जी है -13.6, तो बताओ निधिता इसकी एनर्जी क्या होगी? बोलो। मुझे आंसर चाहिए So निधिता से। minus हाँ, minus 27 by 27.2. -27.2 क्यों? -3. निधिता क्या नींद में हो गया अभी तुम? So -3.4. जेड So स्क्वायर, sorry, minus 3.2. जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड 1 है, एन स्क्वायर 4 है, ये हो जाएगा -13.6/9। तो तुम मुझे बताओ कि एक एक स्टेट है यहाँ पे इन्फिनिटी, जिसको बोल देते हैं हम लोग n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो 0 होगी क्योंकि n इन्फिनिटी हो गया। तो तुम बताओ कि फर्स्ट ऑर्बिट से यहाँ तक में जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, +13 और यहाँ से जाने के लिए, पॉजिटिव हो जाएगा सर, जो भी लिखा यहाँ से जाने के लिए। तो ये जो भी ये डेटा लिया हुआ है उसको पॉजिटिव कर दो, वही उसकी एनर्जी हो जाएगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो डायग्रामेटिकली सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा डायग्राम का भी यूज करो आप लोग। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है 52। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज न्यू नॉट। ओके, फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है बार्मर सीरीज में, ठीक है, देखते हैं। बार्मर सीरीज हमें पता है सर, बार्मर सीरीज वो होता है जिसमें n2 हो, डेस्टिनेशन सेकेंड ऑर्बिट होता है। उसकी फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू नॉट, मतलब n3 से n2 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो जो एनर्जी इमिट करेगा वो फ्रीक्वेंसी उसका दिया हुआ है न्यू नॉट। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन एमिटेड बाय सिंगली आयनाइज हीलियम एटम। ओके, एनर्जी का सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा, तो देख लेते हैं। अगर सेम ही काम अगर हीलियम एटम में होगा तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी, वो पूछा जा रहा है, न्यू नॉट के टर्म्स में बतानी है आपको। तो 3 हो गया, न्यू नॉट इसका मान लेते हैं, न्यू डैश मान लेते हैं, राइट। तो पहले तो यहां से देखोगे कि एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा -13.6 कॉमन ले लो, सॉरी प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस 1/4 माइनस 1/9, यही होगा, होगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. और एच न्यू डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13.6 इंटू हीलियम है तो 4, 1/4 माइनस 1/9। तो क्या होगा, दोनों में को अगर डिवाइड कर दें हम, तो न्यू अपॉन न्यू नॉट जो हो जाएगा, न्यू डैश अपॉन न्यू नॉट, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो न्यू डैश जो होगा वो 4 न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, बी। Okay, sir. ठीक है, चलो और देखते हैं और किसके क्या डाउट्स हैं।
Doubts clarification is really very important. That is why I appreciate people who ask doubts, because if you don't ask doubts, it means that you are not understanding concepts properly. बिकॉज डाउट्स तो आने ही चाहिए. डाउट्स आने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाउट क्रिएट करो जबरदस्ती, बट तुम जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं अगर तुम उसमें से सॉल्व करो तो मिनिमम मैं बोलता हूँ कि हर स्टूडेंट को मिनिमम 20 डाउट्स होंगे इस पूरे सीपीपी में. हर स्टूडेंट को, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हो, 20 डाउट्स होंगे ही अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो. ठीक है, तो अगर आपको डाउट्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं. आप लोगों ने बस टाइम पास कर लिया है, लगता है सर थोड़ी देखते हैं, चेक करते हैं. तो क्या होता है कि कोई भी सिस्टम बनता है ना, तो उसमें पहले लोगों पे भरोसा किया जाता है. फिर लोग अगर भरोसे के लायक नहीं रहते हैं तो फिर रूल्स बनते हैं, फिर अलग अलग स्ट्रिक्ट लॉज बनते हैं. राइट, हर जगह ऐसा होता है कोई भी सिस्टम चलाने के लिए. तो हम लोगों ने आपको फ्रीडम देके देख लिया, आप लोग ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो, तो अब हमें लॉ बनाना पड़ेगा कि रोज सॉल्व करो और उसकी फोटो खींच के हमें डेली का डेली भेजो, जैसा कि हम 12th क्लास में करते हैं अभी. तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि इतने स्ट्रिक्ट हम लोग हो जाएं आपके लिए, तो फिर ठीक है, करते रहो मजे. नेक्स्ट डाउट है 78. यस मान्यता. जो सीरीज का नाम है, जैसे बॉम्ब सीरीज है, ये जैसे हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं, तो जो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं उनके लिए हाँ, उनके लिए कोई सीरीज नाम नहीं देंगे. देखो क्या होता है कि सीरीज क्या होती है कि स्पेक्ट्रम हमें दिखेगा उसी को सीरीज बोलेंगे. अब जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, फोटोन बाहर ही नहीं आएगा, हमें उसके लिए फोटोन देने पड़ेंगे, है ना. तो दिए हुए लाइट का थोड़ी स्पेक्ट्रम बनता है. स्पेक्ट्रम तो तब बनेगा ना जब लाइट बाहर आएगी सोर्स से. तो इसीलिए जब हायर से लोअर में आते तो ही फोटोन एमिट होते हैं, और उसमें जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी का नाम देते हैं लाइमन, बामर, पासन, जो भी है. लेकिन अगर ऑपोजिट हो, रिवर्स हो, तो एनर्जी भले उतनी देनी पड़ रही है, लेकिन उस केस में हमें कुछ बाहर रेडिएशन नहीं दिखेंगे, हमें रेडिएशन अंदर डालने पड़ेंगे एटम के अंदर, ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो. तो इसलिए उसको हम कोई सीरीज नाम नहीं देते हैं. ठीक है. हाँ, 78 क्वेश्चन है कि the potential energy of electron present in ground state of lithium 2 plus is represented by. क्या डाउट है इसमें? 4 पाई और जो सिंबल आ रहा है आगे वो नहीं समझा रहे, जो सिंबल है इसका. देखो k की जो वैल्यू होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है उसकी वैल्यू. k जो लिया था ना हमने, देखो फोर्स का फॉर्मूला याद है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर वाला, या पोटेंशियल एनर्जी जिसमें हमने किया था k q1 q2 अपॉन r, याद है. तो यहाँ पे जो k होता है उसी को हम बोलते हैं, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये फिजिक्स का टर्म है, पढ़ेंगे आगे. तो k की जगह इसको रिप्लेस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी Q1 तुमको पता है एक होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एक ही, यूनि इलेक्ट्रॉनिक हो गया वो. अंदर चार्ज +2 है क्योंकि 2 प्रोटॉन्स है अंदर. तो 2e इंटू e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. अब 2e इंटू e कहाँ गया? अच्छा, एटॉमिक नंबर 3 होता है ना इसका, सॉरी 3. तो इसकी पोटेंशियल बी हो जाएगा आंसर इसका. बी नहीं, सॉरी डी. डी हो जाएगा. चलो और बताओ, बोलो बोलो, डाउट्स पूछते जाओ. ठीक है. टोटल 19 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. एक सेकंड रुको, मैं मार्क कर लूं अटेंडेंस. ठीक है. और डाउट्स नहीं है किसी को? सीरीज लिमिट, सर हाँ, एक वेरी गुड. बार व्हाट इज? एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट वो. हाँ बिल्कुल, समझाता हूँ मैं. पहले एक मान्यता का डाउट है सर, व्हाट इज सीरीज लिमिट? सीरीज लिमिट क्या होगी सर? देखो सीरीज लिमिट ये होती है कि जो, जैसे मैंने आपसे कैलकुलेट कराया था लास्ट छुट्टियों से पहले जो क्लासेस हुई थी उनमें मैंने कैलकुलेट कराया था कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालो. कराया था मैंने, या मैक्सिमम या मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो. सो दीज आर ऑल टर्म्स व्हिच आर कॉल्ड सीरीज लिमिट. लिमिट मतलब बाउंड्री, इधर से इधर के बीच में ही होगा सब कुछ. ठीक है. तो क्या पूछा, जैसे मान लो सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकाल लो. सीरीज लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है तो मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लो, उन दोनों के बीच में ही सब कुछ होगा. तो दैट इज कॉल्ड सीरीज लिमिट.
ठीक है, उस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। जैसे लाइमन का पूछा जा रहा है तो लाइमन के लिए निकालो, बामर का पूछा जा रहा है तो बामर के लिए निकालो। ठीक है, नेक्स्ट निदिता का डाउट है कि सर ये बता दो क्या था, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बता दो। देखो एंगुलर मोमेंटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एंगुलर मोमेंटम का ये है कि बोर ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मतलब m mass of electron into velocity of electron in any particular orbit into radius of that orbit must be equals to integral multiple of h/2 pi, where this integer n is also called principal quantum number। आगे पढ़ेंगे क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसी को हम लोग आगे हमने बोला था कि ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वांटम नंबर जब हम वेव मैकेनिकल मॉडल में डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं उसको, और बोर मॉडल तक हम इसको ऑर्बिट बोलते हैं क्वांटम नंबर को। ठीक है, तो ये है इसका एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, यही हमें विजुअलाइज नहीं हो पा रहा, यही है ना आपका डाउट। तो मोमेंटम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनी डाउट्स, So एनीवन? velocity into mass. Mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, उसको फील करके विजुअलाइज करके बताओ कि सर देखो ये वाली जो चीज होती है ना वो मोमेंटम होती है। जैसे भागते भागते एकदम रुकते तो थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं। थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं, तो इनर्शिया क्या होता है फिर? सर इनर्शिया मतलब अगर कोई चीज मतलब मूवमेंट में अगर हम वो तभी रुकेगी जब जितनी देर तक उसको कोई और फोर्स आके नहीं स्ट्राइक करती, नहीं तो तब तक वो घूमती रहेगी, फिर मतलब चलती रहेगी। ओके, देखो मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम दोनों चीजों, मोमेंटम का मतलब ये है, देखो वैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है जो तुम फील कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सिनारियो में किसी एक ऑब्जेक्ट के जो स्टेट है उसको जब हम चेंज करते हैं अब्रप्टली तो उसका क्या इफेक्ट होगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं कहीं किसी चीज को किक कर रहा हूँ, मान लो बॉल को किक कर रहा हूँ, तो वी पुट अ मोमेंटम, देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम एंड दैट इज ड्यू टू चेंज इन दैट मोमेंटम देयर इज अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है मोमेंटम जो है जितना ज्यादा मास होगा, तुमने फील किया होगा कि एक हेवी व्हीकल को ब्रेक लगाने के रोकने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है एज कम्पेयर टू अ लोअर लाइट व्हीकल, बिकॉज उसका मास इतना ज्यादा है कि उसको धीरे 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 रुकने में टाइम लगेगा, तो उसको मोमेंटम बोलते हैं। अगर यही काम एंगुलर मोशन में हो जाए, अगर सर्कुलर मोशन में यही काम हो रहा है, कोई सर्कुलर और ऑर्बिट पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वहां पे जो मोमेंटम क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और कोई भी एंगुलर क्वांटिटी जो होती है उसमें रेडियस, उसको अगर लीनियर क्वांटिटी से रिलेट करना हो तो लीनियर क्वांटिटी में r से मल्टीप्लाई कर दो, r ऑफ दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो वो एंगुलर में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो फोर्स है तो एंगुलर में जो फोर्स होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं, और टॉर्क और फोर्स में रिलेशन होता है F×r को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। मे बी फिजिक्स में अभी पढ़ा होगा, नहीं तो आगे पढ़ोगे। तो इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी होता है जो कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, हाँ चलो और बताओ, और क्या डाउट है पूछते जाओ। बोलो। नाइन्टी टू 72 गिरीशा का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज वन आइंस्टाइन एनर्जी, कोई बता सकता है? हम्म, mc² क्या? mc²। वो तो आइंस्टाइन की एनर्जी का फॉर्मूला है, आइंस्टाइन एनर्जी क्या होती है ये पूछ रहे हैं कि सर वन आइंस्टाइन एनर्जी अगर मैग्नीट्यूड कोई मतलब इसका मतलब कोई क्वांटिटी होगी, Energy in 1 mole of photon. एनर्जी इन 1 मोल ऑफ फोटोन। सही है,
ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आइंस्टाइन एनर्जी। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकाल लो, ठीक है। बाकी जो आइंस्टाइन की एनर्जी का फॉर्मूला है उसका पता है तुमको? उसका सिग्निफिकेंस आगे पढ़ाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी वगैरह का भी स्टार्ट हुआ तो वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 तो शायद बताया था मैंने जस्ट अभी, नहीं बताया क्या? देखते हैं 92 एंड 72 देखता हूँ मैं यहाँ पे। डाउट्स पूछ लो भाई, बाकियों के भी जो है कल की क्लास में फिर लेके आओ डाउट्स, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो काम 10th तक आपने सबसे कम किया है वो काम अब ज्यादा करना है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है आपको। किसी भी सब्जेक्ट में ले लो एक्सेप्ट बायोलॉजी। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। केमिस्ट्री में बस अच्छी बात ये है कि अभी तक जो आप 2 चैप्टर पढ़े हो उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, उसमें कम न्यूमेरिकल होंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली थ्योरी है, फिर उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल वाले चैप्टर शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा चलता रहेगा। केमिस्ट्री मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, बायोलॉजी और मैथ्स तो खैर मैथ्स में तो न्यूमेरिकल ही है वैसे। तो 72 नंबर क्वेश्चन है कि एन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन of charge E and mass m moves with velocity u about a nuclear charge of Ze on a circular orbit of radius r, the potential energy of electron is given by। ये भी कोई डाउट है? सब तो दे दिया इसमें, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है आपको। देखो ध्यान दो मान्यता, देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन कुछ भी दिया हो उससे तुम्हें फर्क नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछा जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r, बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देख लो, चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2 अपॉन R, इसका आंसर हो जाएगा B। क्या डाउट है? नेगेटिव क्यों? अच्छा देखो आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे इसका आंसर B नहीं होगा, इसका आंसर होगा mu स्क्वायर अपॉन R, D होगा इसका आंसर। कैसे होगा ध्यान दो यहाँ पे। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हम लोग डिराइव कर रहे थे एनर्जी की इक्वेशन, एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे बोर मॉडल में, तो याद है आप लोगों को क्या होता है? उसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब में रिलेशन बताया था। और नेगेटिव तो इसलिए है क्योंकि नेगेटिव ही होगी ना, अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव ही होगी एनर्जी। अगर रिपल्सन होता तो पॉजिटिव होती, ठीक है। तो ये जो टर्म कराया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है वो इसके बराबर होती है, सारा कुछ मैंने करवा रखा है, बस उसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं, आप लोगों ने किया होगा और आपसे हुए भी होंगे, है ना। 88 हो गया था सबसे, स्टेशनरी हीलियम प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन देखो सब लोग। आधे लोग तो देख भी नहीं रहे हैं, बस सुन रहे हैं मेरे को कि सर कुछ बोल देंगे, फिर सर थैंक यू बोलेंगे और चल लेंगे घर। ऐसा नहीं करना है यार, यूज करो टाइम, एनर्जी और एफर्ट को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मान्यता का कि स्टेशनरी हीलियम प्लस आयन एमिट अ फोटोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन अल्फा इन लाइमन सीरीज, ठीक है। एक फोटोन इमिट करता है ये लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन आता है 2 से, और किसमें? हीलियम प्लस में, ठीक है भाई। तो ये जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी h न्यू विच विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, मतलब -13.6 जेड, सॉरी गलत लगा रहा हूँ। सॉल्व करते हैं इसको, रुको, अभी अपने कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी मान के चलते हैं आगे कुछ दिया हो मे भी। उसके बाद लिखा गया है कि दैट photon liberated a photoelectron from a stationary hydrogen atom in ground state. What is the velocity of photoelectron? हाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है
कि ये जो फोटोन है, इसीलिए मैंने अच्छा रहा नहीं लिखा, इस फोटोन को हम लोग यूज करते हैं एक हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसको इमिट कराने के लिए हम इस फोटोन की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इस पे स्ट्राइक कराएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा यहाँ पे और ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी जा रही है या वेलोसिटी पूछी जा रही है, यही है ना? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो देखो क्या हो रहा है कि इससे जो एनर्जी आ रही है, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंबाइंड विथ बोर मॉडल का क्वेश्चन हो गया। कैसे? कि यहां से जो एनर्जी आ रही है एच न्यू, उसको यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहां से जो एनर्जी आ रही है एच न्यू, मान लो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर होती होगी, उसको मैंने नाम दे दिया W नॉट, वर्क फंक्शन, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एच न्यू मस्ट बी इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन, मतलब एप्लीकेशन। तो एच न्यू हमें पता है कितना है ये, तो सर यही काम हाइड्रोजन में करा लो चाहे इसमें करा लो। जैसे इसकी एनर्जी होती है सर 13.6 इंटू 4, और इसकी होती है सर 13.6 अपॉन 4 इंटू 4, मतलब 13.6 ही होती है, नेगेटिव में दोनों की होती है। बोलो हाँ या ना? तो सर जो एच न्यू होगा वो कितना होगा, कोई बता सकता है? बोलो होगा कि नहीं? क्या हो गया यार, 10 दिन में तुम लोगों का सब मैथमेटिकल अप्रोच चला गया क्या? बोलो, इसमें हाँ या ना बोलना होता है। इज इट करेक्ट और नॉट? The energy released by the photon which is emitted due to transition of electron from second orbit to first orbit of helium plus will be equals to h nu, and that h nu will be difference of second and first orbit of helium plus. Now the energy of first orbit of helium plus is minus 13.6 into 4 times, because z square, and that of 2 second orbit will be minus 13.6 upon 4 into 4, 4 cancel हो गया, minus 13.6, yes or no? Yes, sir. So the difference will be minus 13.6 minus 13.6 into 4. So that term will be positive. So minus 13.6 plus 13.6 into 4, which will be equals to 3 into 13.6 electron volt. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी को सॉल्व किया मैंने, ठीक है? तो ये आएगा। तो इतनी एनर्जी हम दे रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, W नॉट कितना होना चाहिए? 13.6. बिल्कुल सही, 13.6 पॉजिटिव में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के हमें इन्फिनिटी तक ले जाना, दैट इज कॉल्ड रिमूवल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इतनी एनर्जी तो हाइड्रोजन ले लेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी? 3. 3, 2 इंटू 13.6, वो सम नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन है ये। ठीक है, तो 2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसको जूल में कन्वर्ट करो, हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, हाफ mv मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, इसको तुम कन्वर्ट करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, उसको पुट करो, यहाँ से v आ जाएगा आंसर। करके देखो, वेलोसिटी जो होगी, देख लो कितना आएगा, 7 के आसपास आना चाहिए। देख लो एक बार करके, इसको कर लोगे इसको सॉल्व? नहीं हो तो कल बता देना मुझे, मैं वापस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे सॉल्यूशन ही करना है, वैसे कर लोगे, कैलकुलेटर है ही तुम्हारे पास। ठीक है, तो I know you will have sent me more doubts. I'll take a screenshot of that and I'll try to solve those doubts tomorrow, because आज टाइम हो गया, अभी मैथ्स की क्लास होगी शायद आपकी, तो उसको अटेंड करो एंड देन विल सी यू टुमारो। ओके, चलो डाउट्स हो गए तो डाउट्स कलेक्ट करके रखो, पहले मुझे भेज दो
राइट, ताकि मुझे पूछना नहीं पड़े बार बार, हाँ भाई तुम बताओ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, ताकि तुम्हें भी अगर कोई एम्बैरेसिंग लग रहा है डाउट पूछना, तो तुम्हारा मैं नाम भी नहीं लूंगा, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि इसमें क्या गलती कर रहा था मैं या कर रही थी मैं। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं करना पढ़ना है आप लोगों को, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एनीवेज, हाँ जब आप बताओ। सर हमने इसमें ये क्यों माना कि वो इन्फिनिटी में जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इमिट होगा? वो क्यों माना हमने ऐसा? इन्फिनिटी तक। यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है ना कंप्लीटली, पहले तो इन्फिनाइट पे जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब जस्ट ये होता है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉक्सिमिटी है, हाइड्रोजन का जो रेंज है, उस रेंज से बाहर आ जाए इलेक्ट्रॉन, ताकि हाइड्रोजन का इन्फ्लुएंस ना रहे उस पर। ठीक है, तो उसको मतलब हाइड्रोजन कितनी बाइंडिंग एनर्जी लगा रहा है, हाइड्रोजन के पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जिससे वो खींच रहा है। तो अगर उतनी एनर्जी हम दे दें तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा। और वो ब्रेक हो गया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन को जितनी भी एनर्जी दोगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच देन। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बाय।